गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास में हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। और इस चैप्टर को या फंडामेंटल राइट्स को समझने से पहले बेसिकली ये ज़रूरी है कि आप सब लोगों को पता हो कि फंडामेंटल राइट्स के जो मेन प्रोविजंस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उससे पहले इंट्रोडक्शन का चैप्टर आपको पता होना चाहिए। लाइक फंडामेंटल राइट्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनका नेचर क्या है, फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, क्या ये एब्सोल्यूट राइट्स है, क्या क्या इनका सस्पेंशन किया जा सकता है, क्या कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हमें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्राप्त थे और प्रेजेंट में कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे पास में हैं। ठीक है, तो जब चूंकि हम अलग अलग फंडामेंटल राइट्स को क्लास में चर्चा करेंगे, उनके बारे में देखेंगे, इससे पहले हमारे लिए चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अगर फंडामेंटल राइट्स की मीनिंग को लेकर, आप फंडामेंटल राइट्स से क्या समझते हो। ठीक है, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, बीच में कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, जब समझ में नहीं आए तो। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स से हम क्या समझते हैं, तो फंडामेंटल राइट पहली बात तो दिए किसके द्वारा जाते हैं, हम किसके द्वारा प्रदत्त है, गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेटा किसको प्रदान किए गए हैं, टू द इंडियन सिटीजन्स। देखो ये बात भी है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो कि विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग बात करें जो सिटीजन्स को प्राप्त है, आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, ये कुछ ऐसे मूल अधिकार है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है ना, इसलिए मैंने क्या लिखा है, वैसे बेसिकली किसके लिए बने हैं, इंडियन सिटीजन्स के लिए। राइट्स कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, लीगल राइट्स भी होते हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट्स जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड मानव अधिकार, जो बच्चे को क्या होता है, इस व्यक्ति को क्या होता है, जन्म से ही प्राप्त हो जाता है, वर्ल्ड लेवल पर हम जिनकी बात करते हैं। ठीक है, लीगल राइट्स या विधिक अधिकार क्या होते हैं, जो किसी अधिनियम द्वारा, किसी समिति द्वारा, किसी लॉ और स्टैट्यूट या एक्ट के द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं, वो क्या हो गए हमारे लीगल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स कौन से हो गए, जो हमें हमारे संविधान ने दिए हैं। इसको दिए हैं हम भारतीय नागरिकों को, किस उद्देश्य से दिए हैं, फॉर द प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए, ताकि हम जो है वो इजीली अपनी लाइफ जी सके, स्पेंड कर सके। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, डिग्निटीफुल लाइफ जीने का हम सबका अधिकार है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का हम सबका अधिकार है। ठीक है ना, और इसके अलावा भारत के राज्य क्षेत्र अधिकार में कहीं भी घूमने जाने का हमारा अधिकार है। ये समझ में आ गई बात। तो इस तरह से फंडामेंटल राइट्स हम लोग क्या समझते हैं, जो हमें संविधान ने दिए हैं इंडियन सिटीजन्स को। क्यों दिए हैं, उद्देश्य क्या है, प्रोटेक्शन करना, उनकी सुरक्षा के लिए अधिकार उनको प्रदान किए गए हैं। एक बात समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं हम लोग अगर इनके एब्सोल्यूट होने के बारे में, कि क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट राइट्स है, क्या ये पूर्ण अधिकार है। आंसर इज नो, देयर आर नो एब्सोल्यूट राइट्स। ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है। क्यों राइट्स एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है बेटा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के साथ में क्या लगा दिए गए हैं, वैलिड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि युक्तियुक्त प्रतिबंध। जितने भी मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, अभी हम देखेंगे, उन सभी के साथ में कुछ ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए गए हैं। वो क्यों लगा दिए गए, क्योंकि अगर मूल अधिकार, आप खुद सोचो, अगर मूल अधिकार एब्सोल्युटली हमें प्राप्त होते तो समाज में क्या पीसफुली सोसाइटी रहती, क्या मॉरलिटी रहती, अराजकता नहीं फैल जाती ना। हर व्यक्ति ये दावा करता कि साहब ये तो मेरा मूल अधिकार है, इसको तो कंप्लीट करो ही करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन लेके बात करें कि जैसे हम आर्टिकल 19 में कुछ मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, कहीं पर कोई भी कहीं पर भी जाना या बस जाने का अधिकार, भारतीय राज्य इंडियन टेरिटरी में कहीं पर भी हम आ जा सकते हैं और बस भी सकते हैं, वहाँ पर रह भी सकते हैं, वहाँ पर जमीन भी खरीद सकते हैं, वहाँ पर घर भी बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन या ट्रेड भी हम कर सकते हैं। तो अब मान लो इंडिया में कोई ऐसी जगह या ऐसे स्थान है जहाँ के लोग डेवलप नहीं है, मान लो जहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, डेवलपमेंट के बहुत कम है, जहाँ के लोग अच्छी तरीके से क्वालिफाइड या एजुकेटेड नहीं है। अब उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट अगर ये व्यवस्था कर दे कि यहाँ पर इस राज्य क्षेत्र में केवल यहाँ के निवासियों को ही रोजगार मिलेगा, या यहाँ के निवासी ही केवल यहाँ पर रह सकते हैं, बस सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल SC STs के भले करने के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए कर सकते हैं ना राज्य सरकार ऐसे प्रोविजन। क्योंकि अगर मान लीजिए बाहर के लोग वहां जाकर, वो लोग इस काबिल नहीं है या उतने रिसोर्सेज उनके पास नहीं है कि वो बाहर जाकर फाइट कर सके अन्य राज्यों में, तो वहां के लोगों के लिए कुछ विशेष सुविधा के लिए सरकार उपलब्ध कर सकती है ना बेटा। तो अपन ये नहीं कहेंगे कि हमारा आर्टिकल 19 का वायलेशन हो गया। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, क्यों, ताकि उस एरिया के लोगों का भी डेवलपमेंट हो। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से हम लोग अगर बात करते
करते हैं जहाँ पर पेमेंट्स के बारे में, जैसे वर्क के लिए कोई भी काम आप करोगे तो उसके लिए आपको वेतन दिया जाएगा, इक्वल पे के लिए इक्वल वर्क की हम लोग बात करते हैं, तो या राइट टू इक्वलिटी की हम लोग बात करते हैं मान लो, तो वहां पर भी क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि ये इसको नौकरी दे दी तो मुझे भी दो। क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा दी क्वालिफिकेशंस के बारे में कि आप में योग्यता है क्या, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आप इनको पास करके आए हो क्या, इनको पास करना हमारा जरूरी है, इंटरव्यू पास करना हमारा जरूरी है, रिटर्न एग्जाम्स में हम लोग पास होते हैं, क्या चीजें हैं ये सब, क्या है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। रोजगार पाने का ठीक है आपका अधिकार है ऑक्यूपेशन का, आपको समानता का भी अधिकार है, लेकिन आप में वो क्वालिफिकेशंस है या नहीं, हर चीज देखी जाती है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी। तो इसलिए क्या हुआ कि मूल अधिकार क्या है आपके एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर कुछ ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो इंपोज की गई, एक बात। दूसरी बात, अगर हम लोग गवर्नमेंट्स की बात करें, वेदर सेंट्रल और स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिनाई नहीं कर सकती, ध्यान रखना, किसके लिए, मूल अधिकारों के लिए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने मना कर दिया कि नहीं हम आपको मूल अधिकार प्रदान नहीं करेंगे या हम आपके मूल अधिकारों को छीन लेंगे, सरकारें जो है वो मना नहीं कर सकती मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, किसके लिए, एनफोर्समेंट के लिए। मूल अधिकार जो है वो क्या है, एनफोर्सेबल है, एनफोर्समेंट किया जा सकता है किसके द्वारा, बाय लॉ और कोर्ट। हम क्या करवा सकते हैं, हमारे मूल अधिकारों को एनफोर्स करवा सकते हैं, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित करवा सकते हैं, कहां पर, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 इन सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो 5 तरीके की रिट्स हमने पढ़ी थी क्लास में, इसके अलावा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स में। समझ में आ गया बच्चों बात। और डिफरेंस ये होता है, अगर आप लोग को डिमांड हो तो, कि आर्टिकल 32 में केवल हम फंडामेंटल राइट्स के संबंध में जा सकते हैं, जबकि 226 में फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स के लिए भी जा सकते हैं, तो इसका दायरा थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, ये हम जब डिफरेंस करेंगे तब देखेंगे क्लास में, ठीक है। तो गवर्नमेंट्स मना नहीं कर सकती क्योंकि हमारे फंडामेंटल का नेचर क्या है, फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्सेबल नेचर है, वो एनफोर्समेंट करवाए जा सकते हैं, उनका प्रवर्तन विधि द्वारा हो सकता है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट बात करें, हमारे जो मूल संविधान था उसमें कितने फंडामेंटल राइट्स थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन उसके बाद एक फंडामेंटल राइट आपका हटा दिया गया। कौन सा राइट हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को मूल अधिकार के रूप में हटाकर आर्टिकल 300A के अंतर्गत एज ए लीगल राइट शामिल कर लिया गया। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात। तो अब हमारे पास वर्तमान में कितने मूल अधिकार बचे, 6 बचे, ठीक है। यहाँ तक का क्वेश्चन, ये 21 आर्टिकल है ना, उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, आर्टिकल 21, हाँ क्यों नहीं लगा सकते बेटा, है उसमें भी आप लोग मॉरलिटी के आधार पर लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, या फिर फॉलो करना जरूरी है रूल्स एंड ऐसा। आर्टिकल 21 में स्टार्टिंग की लैंग्वेज देखी तुमने पढ़ा, उसमें वो कहता है कि विधि के मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, है ना, ये रेस्ट्रिक्शंस कि अगर आप जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, अगर आपने सामने वाला, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें कोई पुलिस वाला है अगर अरेस्ट करने आता है तो क्या करेगा, प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करेगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये जो स्टार्टिंग में हमने लगा दिया ना बेटा, यही इसका वो है कि यही रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है ना, कि आप प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ उसको फॉलो करोगे तो आप आर्टिकल 21 को डिनाई कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया है तो जरूरी है ना बेटा कि हम उसको लाकर जेल में डाल दें, वही तो नहीं कह सकता कि मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है, मुझे जीने का अधिकार है और मैं अपने घर में रहकर ही जीऊंगा। समझ में आ गई ना बात, तो वो स्टार्टिंग के टर्म्स हमें बता देती है। और देखो इसके अलावा जैसे तुमने पूछा ही है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात, जैसे मैंने कहा कि साहब रोजगार का अधिकार, ठीक है ना, मैंने बोला राइट टू ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, हम ओल्गा टेलिस के मामले की बात करते हैं, ओल्गा टेलिस वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई का केस था हमारे पास उस समय, है ना, जिसने उठाया था कि रोजगार के अधिकार को शामिल करो, लेकिन ये भी किसके अंतर्गत है, संसाधनों के अंतर्गत। राज्य अपने आधार पर, राज्य के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके आधार पर वो ये काम कर सकता है, पूर्ण अधिकार तो नहीं है कंप्लीटली। अब आ जाओ बेटा 6 फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से हैं, इस पर आपका क्वेश्चन भी निकल कर आता है कि कौन से आर्टिकल्स में प्रोवाइड है, तो छोटा छोटा सा एक बार लिख लो आप जल्दी से। फर्स्ट बात की जाती है राइट टू इक्वलिटी, ये
जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग राइट टू फ्रीडम की। राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे तो इट इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 टू 22, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। एग्जाम में इस तरह से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में समाहित है, किन अनुच्छेदों, किन आर्टिकल्स में इंक्लूड है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं। जहां पर ये ऑप्शन है आर्टिकल 19 से 22 को आपको टिक करना होगा। थर्ड फंडामेंटल राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार इसे कहा जाता है, और ये कहां पर है 23 एंड 24 वैल्यू। फिर बात करें हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहां है आपका आर्टिकल 25 टू 20। फिर देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये है बच्चों आपका आर्टिकल 29 एंड 30। फिर आया बात राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है बच्चों आपका आर्टिकल 32, जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, जो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इन सभी पांचों राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है आपका 6 नंबर का जो फंडामेंटल राइट है। क्लियर होगा? तो इस तरीके से डिपेंड है। आपको जहां से पूछ लिया गया कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार किन अनुच्छेदों में निहित है, तो आपका आंसर क्या होगा आर्टिकल 25 से लेकर 28। ये चीजें बार बार फेस करोगे आप लोग, जैसे वो अभी बताया ना कि राइट टू प्रॉपर्टी कौन से उससे हटा, तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटा 1978। तो ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ना, मतलब प्रैक्टिस में होनी चाहिए, ठीक है। रेस कर लूं इसको। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और देख लो आप लोग, सस्पेंशन पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मूल अधिकारों का निलंबन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये है हमारे सामने, हमने मूल अधिकारों का अर्थ भी देख लिया, कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम देख चुके हैं, मतलब नेचर के बारे में इतना हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है ये भी हम देख चुके हैं, एब्सोल्यूट है या नहीं ये भी हम देख चुके हैं। अब चर्चा का विषय ये है कि क्या मूल अधिकारों को किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए निलंबित किया जा सकता है, क्या उनका सस्पेंशन किया जा सकता है क्या, ठीक है, कुछ समय के लिए उनको स्थगित किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर हमें मिलता है कुछ अनुच्छेदों में। आर्टिकल वी डिस्कस अबाउट आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 352 एंड आर्टिकल 368, ठीक है। तो गेट बंद, थोड़ा सा गेट बंद करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्थितियों के बारे में जिनमें कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया, को छीना तो जा नहीं सकता, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं निलंबित किया जा सकता है, तो देखो उसके कारण ये है, हाँ मूल अधिकारों को कुछ विशेष परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें आर्टिकल 33 की, तो आर्टिकल 33 स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि भारत का कोई नागरिक, किसी इंडियन सिटीजन को कोई विशेष पद या कोई विशेष कार्य दिया गया है, तो उस विशेष पद या विशेष कार्य को करने के दौरान उसके मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है ना। विशेष पद या कार्य से मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे खुफिया एजेंसीज होती है ना, सीबीआई है, कोई अपना पर्टिकुलर कोई केस सॉल्व कर रही है, उस दौरान उनके मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है, वो मूल अधिकारों का दावा नहीं कर सकते, उनको कुछ स्पेशल राइट्स उस दौरान जरूर प्राप्त हो सकते हैं बेटा, समझ में आ गई ना। तो उस दौरान आर्टिकल 33 कहता है जब कोई भारतीय नागरिक कोई विशेष पद या विशेष कार्य में लगा हुआ हो, सरकार की ओर से देश के लिए कुछ काम कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए कोई काम कर रहा हो, तो वहां पर उस समय उसके मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात। अब बात आती है आर्टिकल 34 की। आर्टिकल 34 ये तो हो गया विशेष पद या विशेष कार्य के बारे में, मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है ना। अब आर्टिकल 34 जो बात करता है बच्चों, वो बात करता है मार्शल लॉज के बारे में, यानी कि सेना विधि के बारे में। ये बात कर रहा है जहां पर किसी समय इंडिया के किसी टेरिटरी में, किसी क्षेत्राधिकार में अगर सेना विधि लागू है, तो जिस दौरान सेना विधि लागू है
है उनके मूल अधिकार निलंबित रहेंगे। ये तो हो गई ड्यूरिंग द मार्शल लॉ एनफोर्समेंट की बात, जिस दौरान मार्शल लॉ लागू हुई। अब सुनो, आर्टिकल 34 के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, ये कहता है कि नहीं आप चिंता मत करो, आप लोगों के क्षेत्र में जब सेना विधि लागू है तो भले ही आपके मूल अधिकार निलंबित है, लेकिन जैसे ही सेना विधि हट जाती है तो सेना विधि लागू होने के दौरान जो आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ था उनको आप कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स करवा सकते हो सेना विधि के हटने के बाद में। दोबारा सुनो, आर्टिकल 34 जो है वो लोगों को आश्वस्त करता है कि भले ही आपके क्षेत्र में सेना विधि लागू है उस दौरान तो आपके मूल अधिकार क्या होंगे, सस्पेंड रहेंगे बेटा। और जैसे ही मूल अधिकार ये सेना विधि हट जाती है आपके टेरिटरी में से, उसके बाद जिन मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ था सेना विधि लागू होने के दौरान उनको आप उनका परिवर्तन करवा सकते हो। समझ में आ गई ना बात? आश्वस्त करता है, बाद में आप उनको एनफोर्सेबल करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर मान लीजिए मार्शल लॉ लागू है उस दौरान अगर आपको किसी ने आपके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के ऊपर वो कर दिया, खैर वो तो खैर सस्पेंड नहीं होता, कुछ और ले लेते हैं लोग, राइट टू इक्वलिटी या आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को कोई आहत हुई है उस दौरान मार्शल लॉ के दौरान, तो मार्शल लॉ हट जाने के बाद आप उसके अगेंस्ट कार्यवाही कर सकते हो, अपने उस राइट को एनफोर्स करवा सकते हो। समझ में आ गया ना? तो ये इस तरीके की चीज होगी। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 352 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको हम आर्टिकल 19 के संदर्भ में देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में ये आता है कि आर्टिकल 352 बेटा किस चीज की बात करता है, आप लोगों को ध्यान होगा, बोलो। वेरी, आर्टिकल 352 बात करता है राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात। अंजलि इसमें ध्यान रखना और नहीं? यस मैम। ओके बेटा, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है आर्टिकल 352। देखो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि क्या आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। अब देखो आर्टिकल 19 को सस्पेंड करने के बारे में आर्टिकल 352 कहता है 2 कंडीशन ड्यूरिंग द वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। अगर नेशनल इमरजेंसी इन दोनों कारणों की वजह से लगी है तो आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंडेड। ओके, अगर राष्ट्रीय आपात इन दोनों आधारों पर लगा है तो आर्टिकल 19 का निलंबन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अभी और समझा देती हूँ। लेकिन तीसरा कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपात आर्म्ड रिबेलियन की वजह से लगा है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, नॉट सस्पेंडेड। ओके, क्लियर हो गई बात? खुद कॉमन सेंस के आधार पर देखो, ये चीजें किताबों में लिखी नहीं है, खुद कॉमन सेंस लगाओ कि अगर वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन की हालात हो जाते हैं, युद्ध के या बाह्य आक्रमण के हालात हो जाते हैं, तो मुझे ये बताओ कि आर्टिकल 19 में जो जो स्वतंत्रता अपन को प्रदान की गई है, फॉर एग्जांपल भारत राज्य क्षेत्र अधिकार में कहीं भी घूमने का अधिकार हमको है, क्या ये स्थिति सही है? क्या हम जा सकते हैं कि जब किसी अन्य देश से हमारा युद्ध चल रहा हो या बाह्य आक्रमण हो गया हो, जा सकते हैं क्या बेटा? सही बात है ना? तो इसको सस्पेंड कर देना, सही बात है ना? हाँ, आर्म्ड रिबेलियन की बात अगर हम लोग सशस्त्र विद्रोह की बात करें, है ना, तो वो भीतर की चीज है, तो वहां पर आर्टिकल 19 आपका सस्पेंड नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो इस तरह से इन तीनों आधारों को आपको यहाँ पे लर्न करना है। दोनों आधारों पर तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, जबकि आर्म्ड रिबेलियन इसके आधार पर वो सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है ना? वो बाहर का ये मामला नहीं, सशस्त्र विद्रोह ये हो गया आपका बाह्य आक्रमण, ये हो गया युद्ध। ठीक है, अब आ जाओ ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिनको भी कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, जो हमेशा बने रहते हैं? आंसर बताओ। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ये दोनों ऐसे अधिकार हैं जिनका निलंबन नहीं हो सकता, इन दोनों मूल अधिकारों का। समझ में आ गई बात आपको? अब हमारा बचा आर्टिकल 368। इसमें क्वेश्चन ये होता है बेटा ना कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये तीनों चीजें हमने डिस्कस कर ली निलंबन के दौरान। अब हम देखेंगे 368 को भी कि क्या मूल अधिकारों में किसी प्रकार का चेंजेस या कोई अमेंडमेंट भी किए जा सकते हैं क्या। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आर्टिकल 13 के साथ में जोड़ते हुए, क्योंकि इसमें हम लोग को काफी सारे केस लॉस पढ़ने हैं, शंकर प्रसाद सज्जन सिंह से लेकर अंत में नरवा महस तक, और 24वां संवैधानिक संशोधन भी हमको देखना है, 42वां संवैधानिक संशोधन भी हमको देखना है। बार बार पार्लियामेंट ने कौन संशोधन करे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लेकर आई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया या अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया, तो ये एक अलग से चैप्टर होगा आपका। ठीक है ना, जिसको हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इंट्रोडक्शन का ये पार्ट आप लोग का ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। सो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।